गुड मॉर्निंग +1। आज आपको बेटा इस यूनिट का जो आपका बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है, इसमें लास्ट टॉपिक है आज। बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें भी मैंने आपको जैसे बोला है कि इसमें आपने सिर्फ, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो इसमें आपने इनको याद करना है कि कौन सा मेथड किसको किसको जो है वो एनालाइज करने के लिए किया जाता है। क्वांटिटेटिव, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, हमने उसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व होनी है, उसको वे करके जो है निकालना है कि कितनी क्वांटिटी हमने कितना हमने उसको हीट किया और कितना उसमें से निकला। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड जो हाइड्रोजन है, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय लीबिग्स मेथड्स। ओके, इसमें प्रिंसिपल क्या है कि वही जैसे वैसा का वैसा ही है बिल्कुल, कि हम क्या करते हैं कि नोन अमाउंट ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे विद क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि वो ये जैसे ये था, आपने नोन अमाउंट ऑफ ये जो आया फ्रॉम कार्बन, आपके कहाँ से आई, कंपाउंड से आई, तो इसको हीट करेंगे। तो आपको पता है ये हमने पीछे करा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को जो था वो ये देखा कि उसने लाइम वाटर को दूधिया कर दिया है, तो ये आपका कार्बन उसमें प्रेजेंट है। पर यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे, उसका नेचर नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम जो है वो मास से फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितना जो बना, और उसको कलेक्ट करना है और उसको फिर देखना है कि उसमें कितना क्या मास था। ठीक है, वैसे करके तो भी उसको क्वालिटेटिव के बजाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। और इस रिएक्शंस में जो आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास x+y नंबर ऑफ ऑक्सीजन लग जाएंगी, और इसमें x नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और y/2 नंबर ऑफ वाटर बनेगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम पोटाश बल्ब में जो है कलेक्ट करेंगे। किस में करेंगे, जिसमें आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और वेपर्स ऑफ वाटर को जो है दैट आर एब्जॉर्ब्ड इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, उसमें भी हमने वैसे ही किया था। उसमें हमने कॉपर सल्फेट को देखा था कि वो जो था वो कलर चेंज हो गया था। यहाँ सिर्फ हमने इनको जो है वो एब्जॉर्ब करवाना है, और फिर क्या करना है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है वो प्रोड्यूस हुए, उससे हमने परसेंटेज जो है वो निकाल करके कार्बन एंड हाइड्रोजन की निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है इसमें, प्रोसीजर क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल था। प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल आपके पास जो है वो आपने यू शेप जो कार्बन डाइऑक्साइड, आपने इसको जो एस्टिमेट करना है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करना है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। देखो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ बता देती हूँ। जैसे एक आपके पास जो है कंबशन ट्यूब में हमने जो है वो यहाँ पे आपने प्योर ड्राई ऑक्सीजन जो है पास करनी है, और इस तरह से। और ये कंबशन ट्यूब है जिसमें हमने जो है हीट करना है इसको भी, और ये जो कंबशन ट्यूब है यहाँ भी इसमें जो है वो ये लगेगी। तो इसमें आपके पास जो है वो कंबशन ट्यूब, ये कंबशन ट्यूब है। कंबशन ट्यूब, और यहाँ पे आपने वो सब्सटेंस लेनी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें ले लिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इसको हमने हीट करना है। यहाँ से क्या करना है, इसको हीट करना है। ये बर्नर ले लिया हमने, बर्नसन बर्नर दिखा दिया। जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो इसमें हमने यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड के पैलेट्स जो है वो यहाँ लेने हैं। यहाँ आपने जो है कॉपर के जो पैलेट्स लिए, ये वाले ऐसे ऐसे ले लिया, और ये फर्नेस है एक्चुअली, जो ऊपर दिखाई है ये फर्नेस है। तो जब इसको हीट करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो जब कॉपर ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस ट्यूब को, जो डिलीवरी ट्यूब है, इसको हम यू शेप जो आपके पास एक ट्यूब है उसमें जो है वो हमने डालना है कैल्शियम क्लोराइड, उसमें से पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यू शेप, और इसमें जो है वो क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड जो है इसमें हमने डाला हुआ है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है ये इसमें,
और इसमें से हमने करना है। तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड इज़ वेरी गुड एडजॉर्बिंग एजेंट। तो ये वाटर को एडजॉर्ब कर लेगा, किसको एडजॉर्ब कर लेगा, वाटर को। और जो आपकी जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको ये एडजॉर्ब नहीं करता है, तो वो इसमें से चली जाएगी क्रॉस होके। और एक अनदर यूट्यूब हमने यूट्यूब शेप की जो अनदर हमने एक वो दिया हुआ है, ट्यूब ली हुई है यू शेप, उसमें जो है वो ऐसे करके, और यहाँ से जो है वो जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, जो नहीं, जो काम नहीं आई वो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन है ये, राइट। और इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है वो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में जो आपकी कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास कंपाउंड है, ये नॉन वेट ऑफ कंपाउंड हमने लिया है, और ये जो आपके पास यू शेप्स है विच कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, इसको एम्प्टी, मतलब जब ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ था तब इसको पहले ही प्री वे कर लेना है, इन दोनों को वे कर लेना है। और आफ्टर दिस प्रोसेस इज आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस हमने तब भी इसको वे करना है। तो डिफरेंस इन वेट आएगा, जितना एक्सेस ऑफ वेट होगा वो डेफिनेटली किसका होगा, आपका वाटर का और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है हमने कैसे निकालनी है, हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो 44 ग्राम होता है ना। और जो आपके पास कितने ग्राम कार्बन, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही है बेटा, इसमें जो है 44 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। तो इसमें कितना ग्राम कार्बन जो है वो कंटेन करता है आपका 12 ग्राम। कितना, 1 ग्राम एटम में होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 12 ग्राम। तो इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी कार्बन कंटेन करती है, तो हम बोलेंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन। ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, कंटेन कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। बट हमने जो है वो ये थोड़ी किया 44 ही थोड़ी है, हमारे पास कितना है, जो हमने इसको वेट किया, हमने M2 जो है वो वेट करा किसको, आपने इस वाले जो आपका जो है KOH वाला जो है उसको आपने वेट किया, तो वेट mg ग्राम है अब सपोज उसका, तो mg ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो इसमें एक्सेस ऑफ वेट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होगा, तो वो M2 है। तो M2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/44 मल्टीप्लाई बाई M2 ग्राम, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 12/44 मल्टीप्लाई बाई जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का मास है डिवाइडेड बाय हमने जो टोटल मास ऑफ जो हमने लिया था शुरू में उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आ जाएगी। और ये वाला जो है आपके पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन है, ठीक है। और ये क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी है, ये वो चीज़ है। और ये आपके पास स्टैंडर्ड इनका आपस में है, राइट। तो इस तरह से हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है हाइड्रोजन किस में, वाटर में, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना। वाटर तो बना जब हमने उसको CuO के साथ ट्रीट किया, हीट किया, तो उसमें से हमने वो निकालना है कि वाटर में कितनी है। तो आपको पता है मास ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम होता है, तो उसमें कितनी हाइड्रोजन होती है, 2। तो हम इसको इक्वेट करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2/18, तो सीधे ही लिख दो आप। और M1 इज इक्वल टू M1 ग्राम ऑफ वाटर, जो आपने वेट किया उस यू शेप ट्यूब का, और उनमें डिफरेंस जो दिया वो किसका मास था, वाटर का मास था, तो 2/18 मल्टीप्लाई बाई M1 ग्राम, ठीक है। तो इसको अगर इसके परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगी, 2/18 मल्टीप्लाई बाई M1 और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपकी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी दैट पर्टिकुलर कंपाउंड्स में। ओके, नाउ अनदर मेथड, मतलब दिस इज द मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्वालिटेटिव आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये। आगे आपके पास एस्टिमेशन है, ये अगला एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन है। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन,
एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की अगर एस्टिमेशन करनी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें आपके पास ये तुम्हें ज़रूर याद करना है बेटा, उसमें आप डूमास मेथड और दूसरा आपके पास है जेल्डल। स्पेलिंग जो है कि जेल्डल है, पर ऐसे जो है वो जेल्डल्स मेथड, डेल्डल मेथड है ना। तो डूमा मेथड जो है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हीट करते हैं हम ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड से। तो ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड से जब हम हीट करते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और नाइट्रोजन जो है इट इज़ सेट फ्री, इट डज नॉट कंबाइन विद योर कॉपर ऑक्साइड्स, राइट। तो इफ़ एनी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड, हो भी सकता है थोड़ी उसमें, तो वो जो है उसको कॉपर के साथ, आगे हमने इसमें कॉपर लगाया होता है तो कॉपर के साथ वो कंबाइन करके फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिस्ट्री अगर हम देखें तो क्या होगी, ये C+2 कॉपर ऑक्साइड, ये बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 कॉपर। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड, ये बन जाएगा H2O कॉपर, ये बन गया। पर नाइट्रोजन जो है वो इसके साथ कंबाइन नहीं करती है, बट अगर कोई ऑक्साइड बन भी गया, जैसे नाइट्रोजन का जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कोई बन गया अगर सपोज नाइट्रोजन, तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये कंबाइन हो जाता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्लस कॉपर के साथ, तो ये हमारे पास जो है कॉपर ऑक्साइड प्लस N2, ये हमारे पास जो है वो आ जाता है बेटा। ठीक है, आगे आपके पास है मतलब इसको करना क्या है, फिर हम करते क्या हैं, फिर ये जो नाइट्रोजन है इसको हम पास करेंगे हीटेड कॉपर गॉस से, और गैसियस मिक्सचर इज कलेक्टेड ओवर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KOH, उसके ऊपर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो नाइट्रोजन आपकी जो है उसमें से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड जो है उसका फाइंड आउट करेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ सैंपल कैन बी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो है वो डूमास मेथड में आपने करना क्या है, प्रोसीजर क्या है कि जो ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो कंबशन करता है विद कार्बन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई है उसको हम हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो गैस जो है वो उसको बबल थ्रू द H2SO4 कंसनट्रेटेड टू फ्री इट फ्रॉम द मॉइस्चर से फ्री हो जाती है वो। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो कॉपर गॉज है वो अगर कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है तो उसको रिकन्वर्ट कर देता है, बैक कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। तो इस तरह से हमने वो करना है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, अब इसमें जो आपका गैसियस वेपर्स हैं जो उनको हमने पास करना है इनटू 6 नाइट्रोमीटर ट्यूब होती है, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगी, उसमें से पास करना है जो 40% KOH कंटेन करता है वो। ठीक है, और वो जो है मरकरी सील उसमें जो बॉटम में लगाई होती है टू चेक द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ द रिजर्वायर, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय KOH। ठीक है, वाइल नाइट्रोजन इज कलेक्टेड ओवर, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है रिकॉर्ड करता है वो जो आपका सिप्स लगाया है उसमें लेवलिंग है, उससे हम जो है उसका वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट दैट जो नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है जो नाइट्रोजन गैस का, उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम आएगा और जो है दैट इज़ मिक्सड विद योर एक्सटेंशन ऑल्सो, वो भी रिकॉर्ड करेगा वो साथ के साथ ही। तो ये इसकी डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम देखनी है तो क्या डायग्राम है, इसी तरह से आपके पास कंबशन ट्यूब है, ये कंबशन ट्यूब है। ठीक है, और इसमें यहाँ से डिलीवरी ट्यूब लगी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, यहाँ से जो है ऑक्सीजन एंटर करनी है आपको, और इधर आपके पास ये फर्नेंस है भाई, ये फर्नेंस है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो आपने क्या किया हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला इसमें, प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड उसमें डाला, और यहाँ पे आपने कोर्स पैकिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड की कर दी, यहाँ जैसे मैं कोर्स पैकिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो रिड्यूस्ड कॉपर ले लिया आपने, कैसा ले लिया, कॉपर की गॉज लगा दी जो उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद ये आपके पास इस तरह से
यहाँ पे आपने लगा दिया। अब इसको आपने जो है डिलीवरी ट्यूब को जो है वो इस नाइट्रोमीटर में डाला। जो नाइट्रोमीटर इस तरह से एक वो है जिसके बॉटम में मैंने बताया आपको मरकरी होता है जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड्स को जो है प्रिवेंट करेगा। यहाँ से आप बंद कर सकते हो। इसमें जो है स्केल लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो इधर आपके पास जो है वो इसमें मैंने बताया तुम्हें कि KOH सोल्यूशन है और यहाँ पे जो है वो मरकरी है। जो मैंने ऐसे डार्क डार्क कर दिया वो मरकरी है, मरकरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो ये आपके पास KOH सोल्यूशन है ये, और इधर आपके नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी ऊपर, राइट। और इसके बाद आपके पास यहाँ से एक आपने जो है वो ये ऐसे ऐसे, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है उसके लिए है रिजर्वायर फॉर द योर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, उसमें भी KOH ही होता है इसमें भी। और ये आपके पास जो है वो रिजर्वायर है नाइट्रोमीटर के लिए कि आपको KOH को की जो है वो आप डालते जाएं, इसमें KOH डालते जाएं। ये है आपके पास जो है डायग्राम। अब इसमें हमने कैसे करना है, लेटेस्ट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वही होगा कि आपके पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया जिसको हीट किया वो है W ग्राम। अब नाइट्रोजन का तो मास नहीं होगा अभी, तो उसका वॉल्यूम होगा, तो हमने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, नाइट्रोजन कलेक्टेड कितनी नाइट्रोजन कलेक्ट की, तो वो आ गया आपके पास VmL। V वॉल्यूम ले लिया उसका जितना भी उसका लेवल होगा, ठीक है। अब बेटा हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, फ्रॉम द बैरोमीटर इट इज़ इक्वल टू द, मतलब कोई जो भी होगा बैरोमीटर से जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ इक्वल टू इतने mm ऑफ Hg। ये बैरोमीटर से पता लग जाएगा। रूम टेम्परेचर क्या है वो भी पता होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो एक्वस टेंशन है प्रेशर की, जो 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 वाटर के वेपर्स का प्रेशर होता है वो हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास रूम टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में +27 हो जाएगा, है ना। तो केल्विन में जो है वो मैं इन केल्विन, इफ़ रूम टेम्परेचर इज़ इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, देन T1K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T0C + 273 केल्विन, ये हो जाएगा, है ना। तो एक्वस टेंशन मतलब प्रेशर, वाटर का वेपर्स का प्रेशर। तो एक्वस टेंशन एट T1 टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कितनी है ये AMM ऑफ Hg ले लिया, AMM ऑफ Hg। तो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन क्या होगी, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन जो एक्वा टेंशन उसको घटा देंगे तो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन में टोटल प्रेशर जो हमारे पास आया बैरोमीटर से वो उसको हम घटा देंगे, तो वो उसमें से अगर हम एक्वस टेंशन घटा देंगे तो ड्राई नाइट्रोजन की जो है वो एक्वस प्रेशर, ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, P - A, ये आ गया MM ऑफ Hg, ठीक है। अब हमने जो है अब जो हमारे पास नाइट्रोजन का जो प्रेशर है इसको हमने ये नॉर्मल कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे, इसको हमने STP कंडीशंस में जो है वो करना है। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यहाँ पे STP कंडीशन, ठीक है। तो ये P1 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो हमने ऊपर कलेक्ट किया, दैट इज़ योर, लेट अस सपोज इसको P1 बोल दिया, तो ये वाला प्रेशर है, ठीक है। MM ऑफ Hg और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना माना जाता है, 2, मतलब STP कंडीशन पे 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब T1 जो है हमारे पास था वो T1K था, रूम टेम्परेचर जितना भी था, और T2 कितना मानते हैं हम, एट STP 273 केल्विन टेम्परेचर।
और V1 वॉल्यूम हमारे पास जितना भी वॉल्यूम आपके पास आया हुआ है तो V1 जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, ml ये वॉल्यूम आ गया है ना, और गैस का वॉल्यूम होता है तो ये V2 जो है हमने एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम जो है फॉर्मूला लगा देंगे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। निकालना हमने V2 है तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा क्या V2 इज इक्वल टू कितना P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन T1, ये आ गया है ना, और T2 अपॉन P2 ये आ गया। तो इसमें अगर वैल्यू भरते हैं P1 हमारे पास है P माइनस A जो वैल्यू आई है, V1 आपके पास जो है वो V वॉल्यूम है, जो भी आएगा उसमें वो लगा देना है, और टेम्परेचर कंडीशन आपके पास T2 ये आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन है। T1 आपको जो है वो T1 आपके पास जो है जो भी वैल्यू होगी वो T1 की वैल्यू होगी, रूम टेम्परेचर जो भी होगा, और ये आपके पास P2 है स्टैंडर्ड कंडीशंस का। तो लेट अस सपोज ये आपके पास आ गया XML से, मतलब इनको कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम जो है वो करेंगे, हमें पता है 22400 ml ऑफ N2 at STP conditions will weigh is equal to 28 ग्राम। फिर आपके पास जो है वो ये आ गया। अब एक के लिए कितना आ जाएगा और XML के लिए कितना आ जाएगा, सीधे निकाल देना हमने। तो XML काफ़ी बार कर लिया हुआ, XML ऑफ नाइट्रोजन एट STP विल वे 28 अपॉन 22400 और जो वॉल्यूम आया दैट इज़ X, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से हमने बेटा इसका जो है वो मास निकाल लिया। क्या निकाल दिया हमने? मास। अब परसेंटेज हमने निकालनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसी हो जाएगी? 28 अपॉन 22440 तो ये आ जाएगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या था? एक्स ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड। हमेशा जो मास ऑफ जो गैस है या जो भी है आपके पास कंपाउंड, वो और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100, ये है इसका फार्मूला। वेरी सिंपल, मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। और अगर अपने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमने इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लेनी है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो ये आपके पास वॉल्यूम है, ये आपके पास इसका वेट है। जब वॉल्यूम होगा तो यहाँ वॉल्यूम लेना है, मास होगा तो यहाँ मास लेना है। इस तरह से हम नाइट्रोजन की जो है वो परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह आपके पास जेल्डल्ड मेथड है। जेल्डल्ड मेथड जो है वो, ये दोनों मेथड इसके लिए ये आपने बेटा खुद करना है, तभी आपको आएगा। इसमें कुछ ज़्यादा ये इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन सिंपलर एंड मोर कन्वीनियंट दैन डूमा मेथड। तो इसको, और दिस जेल्डल्ड मेथड इज़ नॉट this method cannot be used for the organic compound which contain pyridine, quinoline, nitro and diazo। अगर मतलब वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, पर अगर वो ये कंपाउंड होंगे तो उनके लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। एक एक मेथड मैंने करवा देना, एक एक मेथड आपने खुद करना है। एस्टिमेशन ऑफ, याद भी कर लो इसको, दूसरे को तो वो भी बहुत है, इतना ये आता नहीं है, कभी नहीं आया, पर ये है कि कभी आ भी सकता है ऐसे। मैं तो यही लेके चलती हूँ। तो ये देखो, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन जो है वो करनी है अगर आपने क्वांटिटेटिव, तो केरियस मेथड से की जाती है। किससे की जाती है? केरियस मेथड से की जाती है। अब केरियस मेथड क्या है? इसको क्या करते हैं हम, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हीट करते हैं विद फ्यूमिंग HNO3, है ना, इन केरियस ट्यूब में। और सिल्वर हैलाइड जो है, जो बनता है, उसको सेपरेट करते हैं, ड्राई करते हैं, वे करते हैं, और वे से वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड से हम परसेंटेज ऑफ हेलोजन जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन H2O बनाती है, और आपका जो सल्फ़र है वो H2SO4 बनाती है ना। तो ये इसमें ये है। पर हम यहाँ पे एस्टिमेशन किसकी कर रहे हैं? हैलाइड की कर रहे हैं। तो हैलाइड को फिर हम क्या करते हैं, उसको हम उसको हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं बाय पुटिंग इट AgNO3 इन इट, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोसीजर क्या है इसमें, इस तरह से आपके पास केरियस ट्यूब है, ये इसकी आउटर आयरन जैकेट है, ये जो मैंने अभी बनाई,
इसके अंदर केरियस ट्यूब है, ये इस तरह से, ये आपकी केरियस ट्यूब है और इसको जो है वो इस तरह से डिज़ाइंड है, ये इस तरह से डिज़ाइंड है ये, ठीक है, दोनों साइड से बराबर है, बराबर सी है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल देनी है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल दी, इधर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कंटेनिंग HNO3 एंड AgNO3। इसमें क्या है, HNO3 डाला और AgNO3 डाला, जैसा हमने उधर किया था, बट उसको हमने ऐसे नहीं किया था, पर है डालते हेलाइड जो है वो इसी इससे AgNO3 से हम इसको जो है वो कर लेते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको 4-5 आवर जो है इसको हीट करना है। ये आपकी फर्नेंस है, यहाँ पे मैं फर्नेंस लगा देती हूँ, ये फर्नेंस है, ये फर्नेंस है, फर्नेंस में इसको केरियस ट्यूब को हमने हीट करना है, ये फर्नेंस है, राइट। तो इसको जो जब हमने इसको वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, इसके सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट किया तो सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और सिल्वर हैलाइड को फिर हमने क्या करना है, उसको सुखाना है, केरियस ट्यूब को से जो है ये मटेरियल निकाल लेना है और उसको जो है वो प्रेसिपिटेट्स को जो है वो सेपरेट आउट करना है और उसको उससे वो करना है। लेट अस सपोज हमने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है, लेट अस सपोज लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वही ले लिया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बी W ग्राम, कितना है W ग्राम, एंड मास ऑफ सिल्वर हैलाइड, मास ऑफ सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड जो है हमारे पास जो भी आया, जो फॉर्म हुआ, हैलाइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू M ग्राम आ गया, कितना आ गया M, ठीक है, M ग्राम आ गया। अब इसमें जो है हमें पता है AgX में कितना आपके पास जो है वो X है, ये करना है। तो 108 ग्राम जो है वो आपका Ag का मास है और X का मास हमें पता नहीं है कौन सी हेलोजन है, जो भी इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, पार्ट, ठीक है, इतने पार्ट ऑफ सिल्वर हैलाइड contains X halide is equal to X ग्राम ले लिया हमने, ठीक है ना। X जो है वो इसको X ग्राम की जगह हमने M ग्राम ले लिया, इसको क्या बोला, X ग्राम, हाँ इसका मतलब X ग्राम ही होगा जितना भी इसका मास होगा। एक का आ गया X/108 प्लस X। अब हमने जो है मास ऑफ सिल्वर जो है वो इतना ग्राम, ये ग्राम आएगा, यहाँ भी ग्राम आएगा, ग्राम ऑफ सिल्वर हैलाइड कंटेन्स X/108 प्लस X, ये है ना, और मल्टीप्लाई बाई mg ग्राम। परसेंटेज निकालनी है ऑफ हेलोजन हमें तो प्रेसिपिटेट से पता लग जाएगा कौन सी हेलोजन है, कलर आपको बताए थे ना, वो उन कलर से हमें पता लग जाएगा। तो ये बन जाएगा X इंटू M डिवाइडेड बाई 108 प्लस X इंटू 100 अपॉन M, सॉरी W, 100/W। तो इस तरह से हमने परसेंटेज निकाल लेनी है। सिमिलरली फॉर सल्फर कैन बी एस्टिमेटेड बाय केरियस मेथड, उसमें मैंने आपको बताया था सल्फर जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में उसमें हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड, क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और इसमें जो है वो आपके पास HCl निकलेगा और बेरियम सल्फेट निकला, और इसमें HCl निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें, HCl जो साथ में, तो यहाँ पे दिखाया नहीं है तो आपके पास बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट जब आ गया तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको 5-6 घंटे करना है, तोड़ना, इसको हीट करना है। फिर इसको केरियस ट्यूब को हमने जो है वो ब्रोकन कर देना है इन द बीकर। फिर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है उसमें ऐड करना है, जिसके जो आपका क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जो ये बने। तो ये आपका प्रोसीजर है। तो इसमें भी वैसे ही करना है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, W, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
इज इक्वल टू डब्ल्यू ग्राम, ठीक है ना। अब मास ऑफ बेरियम सल्फेट, मास ऑफ बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ बेरियम सल्फेट, ये मतलब प्रेसिपिटेट्स का मास है, फॉर्म्ड इज इक्वल टू एम ग्राम, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल मास ऑफ बेरियम, दिस बेरियम सल्फेट जो है मॉलिक्यूलर मास जो है 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन्स सल्फर। हम सल्फर की बात कर रहे हैं तो कितना है 32, फॉर्मूले में देख लो एक ही सल्फर है तो 32 ग्राम, कितना आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। और m ग्राम ऑफ जो प्रैक्टिकली आया है, m ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट विल कंटेन सल्फर, ऐसे लिख देती हूँ 32/233 मल्टीप्लाई बाई m ग्राम, है ना। परसेंटेज में वही आ जाएगा क्या, 32/233 तो आना ही आना है, जितना उसका मास है आउट ऑफ टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपके पास इस तरह से हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। अब है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में भी अगर होगा तो केरियस ट्यूब में इट कैन बी कैरिड आउट इन द केरियस नाइट्रिक एसिड के साथ इसको जो है वो हम हीट करेंगे, और जो फॉस्फोरस है ये ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड, और दैट फॉस्फोरिक एसिड इज़ ट्रीटेड विद योर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मिक्सचर बोलते हैं। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, तो उसमें जो प्रेसिपिटेट्स ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो है वो बनेंगे। इसको हम फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे, और उसमें से जो है हम फॉस्फोरस की एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या केमिस्ट्री देखो, फॉस्फोरस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म P2O5 एंड P2O5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कंबाइन विद वाटर, इसको हम हीट करेंगे तो ये बनेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। देन फॉस्फोरिक एसिड में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या है, अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम 2P2O7, इसका नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, साथ में अमोनिया निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। अब हमने ये जो वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, ये वाले ये भी वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, इनसे हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही होना है बेटा जैसा आपने जो है वो पीछे किए करते आए, हम सारा का सारा रिपीट हो रहा है। क्या कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है आपके पास, सपोज हमने W ग्राम ले लिया, जो भी हमने लिया उसमें वो हमें पता है कितना मास हमने हीट किया विद नाइट्रिक एसिड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है W ग्राम, तो जो मास ऑफ हमने मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट फॉर्म्ड हुआ, मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट वो बना आपके पास m ग्राम, ठीक है। अब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट जो है वो कितने फॉस्फोरस है उसमें 2p फॉस्फोरस है, तो इसका जो मास आया वो आया 22, मैग्नीशियम का मास 24 मल्टीप्लाई बाई 2, फॉस्फोरस का 31 मल्टीप्लाई बाई 2 62, एंड ऑक्सीजन 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 16, और ये आ जाएगा आपके पास 62, 31 मल्टीप्लाई बाई 32, तो ये आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ magnesium 2P2O7, that means magnesium pyrophosphate contains phosphorus is equal to 62 ग्राम। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 62/22 इतने ग्राम, और कितने का क्या फाइंड आउट किया हमने mg ग्राम, और पायरोफॉस्फेट विल कंटेन 62/222 इंटू mg ग्राम, और इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना आपके पास टोटल आपने मास लिया था ऑर्गेनिक सब्सटेंस का उसको डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये थी परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस हमने निकालनी थी।
उसके बाद बेटा इसमें एक आपके पास है एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जिस तरह से हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया था कि देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड फॉर एस्टिमेशंस ऑफ ऑक्सीजन इन एनी इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दैट we can estimate the percentage of oxygens, मतलब we can not directly estimate the percentage of oxygen, but yes हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है हमेशा कब होगी, जब उसमें पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रो है, ये है, तो उनकी उसके करके जो है हम कितनी उसमें से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितनी ऑक्सीजन उसमें से निकली, उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड कोई डायरेक्ट नहीं है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ बेटा ऑल अबाउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये जो मेरे बचा था थोड़ा सा मतलब जो टॉपिक था वो मैंने आज आपको ख़त्म करवा दिया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे बेटा मैंने आपको जो है वो ये फिनिश करा दिया कि आपका जो ये टॉपिक था। अब आपके पास जो है आपका जो है, मैं जहाँ जो आपने बोला था वो मैंने सारा करवा दिया है। अब आप मुझे बोल सकते हो अगर किसी को जो है वो बस हमें भी हमारे पास इतना ही है, उसके बाद हम जो है वो उसमें बात करेंगे, आपसे डायरेक्ट बात करूँगी कि और अगर आपने और कुछ करना हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर organic chemistry as well as the topics which are left, ओके। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। मैंने इसके लिए आपको बार बार बोला है, जो मैंने मेथड कराया है ये पेपर में, ऐसे तो अगर एक बार कर लोगे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको कर लेना, क्योंकि है कुछ भी नहीं है इसका, मैथमेटिकली है थोड़ा सा, है ना। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली ये कर लीजिए कि केरियस मेथड जो है किसके एस्टिमेशन के लिए आता है, डोमा मेथड किसके एस्टिमेशन के लिए आता है, जेल्डल मेथड किसके एस्टिमेशंस के लिए आता है, केरियस मेथड किसके लिए एस्टिमेशंस के लिए आता है। तो ये आपने जो है वो मतलब इनको तो एटलीस्ट कर लेना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ जाता है। तो उसको जो है आपने छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। आपने इतना भी कर लो तो भी आपका जो है वो गुजारा मोर देन सफिशेंट हो जाएगा। फिर आपको लेसेने टेस्ट क्या होता है, फिर आपका बिल्स्टीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, होता क्या है, ऐसे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। तो ओके, गुड बाय।